देखिए बात यह है, मजबूरी की बात नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो वहां पर दो टर्म्स आते हैं, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एक होता है सोशल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल प्रोसेस है, चुनाव कंडक्ट होते हैं, पार्टीज हारती हैं, जीतती हैं, जो हारती हैं उनके हिस्से में भी विपक्ष आता है और जो जीतती हैं उनके पक्ष में तो सत्ता का जो जिम्मेदारियां वो आती हैं। अगर आप तमिलनाडु की बात करेंगे तो वहां का जो वोटिंग पैटर्न है, जैसे हम गांव देहात में देखते हैं ब्लाइंड वोटर्स होते हैं। गांव के मुखिया ने या गांव के प्रधान ने या परिवार के मुखिया ने अगर किसी एक पार्टी को वोट दिया तो उसके सदस्य तमाम उसी पार्टी को वोट दे देते हैं, इसे ब्लाइंड पैटर्न कहते हैं। तमिलनाडु के अंदर जो सुपरस्टार रहे हैं, फिल्मी सितारे रहे हैं, उन्होंने पार्टियां बनाई हैं। विजय की पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, उससे पहले जयललिता भी पार्टी बनी। तो वो एक हाँ, और सिनेमा साहित्य के प्रति वहां के लोगों का एक ब्लाइंड, एक अटूट श्रद्धा है। तो उसको लेकर के अगर वो एक फिल्मी सितारे रहे हैं, एक हाई टीआरपी वो सुपरस्टार रहे हैं, उसका माइलेज उन्हें मिला है। लेकिन जिस तरह से वो पेरियार का और जो अदर सोशल रिफॉर्मिस्ट है उनका नाम ले रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी है कि वहाँ की जो सोशल डेमोग्राफी है, सोशल पैटर्न है, जैसे कि अपने अपने मान्यताओं को प्रैक्टिस करना, जैसे मंदिरों का जिक्र आपने किया, वहां पर भी हिंदू है। लेकिन यही तो फंडामेंटल राइट जो हम कहते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारा डेवलप होना चाहिए, हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें आर्टिकल 15 में। तो ये जिक्र, ये बात करनी चाहिए, ना कि ये बात करनी चाहिए कि राम मंदिर के नाम पर आप वोट दे रहे हैं, आप राशन के नाम पे वोट दे रहे हैं। आप बात करिए, मैं युवा हूँ, मेरे लिए सबसे नजदीक जो मुद्दा है वो है मेरे पास कितनी सैलरी आती है मेरे मंथ में, क्योंकि मुझे अपनी पूरी फैमिली पालनी है। क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी सरकार ने नहीं ली है कि मेरे परिवार की आयुष्मान कार्ड से भी, अगर हेल्थ योजना से भी अगर आप देखेंगे तो 5 लाख तक का वो मिलता है और अब तो एज भी बढ़ा दी गई है। आप एक युवा हैं, ये रिजर्वेशन पॉलिसी को किस तरह से देखता है युवा? देखिए, रिजर्वेशन को बिल्कुल रिवाइज करना चाहिए, मैं इसको बिल्कुल पक्ष में हूँ। लेकिन रिजर्वेशन आप अगर देखेंगे कि कई जो वंचित लोग हैं उनको आगे लाने के चक्कर में जो कई समर्थ लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। जैसे कि अगर मैं खुद एक जाति से ब्राह्मण हूँ, तो अगर मान लीजिए कि मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करके यूपीएससी का एग्जाम दिया और मैं कट ऑफ मार्क्स नहीं लेके आ पाया, तो वो जो मेरा स्टैंडर्ड रखा गया कट ऑफ का वो ज्यादा रखा गया है, बशर्ते उस व्यक्ति का जिसके दादा परदादा दलित जातियों से आते रहे हैं, लेकिन वो सरकारी नौकरी में रहे हैं, उनको वो प्रिविलेज मिला है, वो हमारे साथ हमारे ही जैसे स्कूलों में पढ़े हैं। लेकिन चूंकि जाति के आधार पर रिजर्वेशन है, हमारे यहाँ पर कैप लगा हुआ है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि सेम एनवायरनमेंट मिलने के बावजूद भी, यानी कि रिजर्वेशन जाति के आधार पर ना होकर आर्थिक आधार पर किया जाए तो शायद देश की छवि अलग हो सकती है। बिल्कुल आर्थिक आधार पे होना चाहिए। आप ऐसे ऐसे देखोगे सवर्ण जाति के लोग, जो सवर्ण जाति के लोग हैं, जो मतलब उनके पास है ना कुछ भी नहीं है, लेकिन अब रिजर्वेशन जो किनको मिलती है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो समर्थ भी है, लेकिन अगर मैं बताऊं, अब मैं आप MBBS की एंट्रेंस में देख लो, जो जिनके माइनस 45% मार्क्स आ रहे हैं, उनको एग्जाम में एंट्रेंस मिल जाएगी, और जिनके 45% है, 49% है, उनको नहीं मिल रही, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन। अब ये बताओ कि जो मतलब 49% जिसके रुकिए, क्योंकि भारत का अगला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब तेजी से बन रहा है, धोलेरा स्मार्ट सिटी, जहां आ रहे हैं सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्लोबल कंपनीज, और इस फ्यूचर ग्रोथ मिशन का हिस्सा है अंतरा ग्रुप एवं OICCI ओएसिस ग्रुप। फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है तो नजर रखिए धोलेरा पर।